हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और आज थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करेंगे। अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए अनगिनत लोगों ने शहादत दी और इसके बारे में अगर आप पढ़ो तो ऐसा लगता है कि अलग अलग लीडर्स की, अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स की जो थॉट प्रोसेस थी वो भले अलग हो, लेकिन सबका गोल तो एक ही था, आज़ादी। पहले के एक वीडियो में हमने बात की थी भगत सिंह के बारे में एंड हिज थॉट्स ऑन स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स। स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। उस वीडियो की लिंक है डिस्क्रिप्शन में इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह शहीद हो गए। इससे करीब 4 साल पहले 19 दिसंबर 1927 को 27 साल के एक और नौजवान फ्रीडम फाइटर ने देश की आज़ादी के लिए शहादत दी थी। उनका नाम था अशफाक उल्लाह खान। इन्हीं के साथ एक और फ्रीडम फाइटर शहीद हुए जिनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। इन्हें अंग्रेज़ी हुकूमत ने फांसी की सज़ा दी थी। इन पर केस था काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड या काकोरी कॉन्स्पिरेसी का। और इस किताब में काकोरी के पूरा किस्सा है, उसके साथ साथ अशफाक के लिखे हुए बहुत सारे लेटर्स और राइटिंग्स, और वो शायरी का शौक़ रखते थे तो उनकी शायरी, गज़लें और भी दूसरी किताबों के रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे पूरा किस्सा समझाने के लिए। इसके अलावा इस किताब से आपको समझ में आएगा कि उस ज़माने में देश की क्या परिस्थिति या हालत क्या थी, फ्रीडम फाइटर्स क्या सोचते थे और वो आज़ादी के बाद कैसा देश चाहते थे। बेसिकली हाउ दे इन्विजन्ड अ फ्री इंडिया। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन उस ज़माने में कुछ लोग अपने बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाना चाहते थे। लोगों का मानना था कि इंग्लिश तो अंग्रेज़ों की भाषा है, हमारी नहीं है, और अंग्रेज़ हमारे दुश्मन हैं, तो हम उनकी भाषा क्यों सीखें या अपने बच्चों को क्यों सिखाएं। ऐसा तो आज हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि अपने बच्चों को इंग्लिश ना सिखाएं। खैर, अगर आपको इस किताब में इंटरेस्ट है तो इसकी अमेज़न एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगी, आप वहाँ से ये किताब खरीद सकते हैं। वैसे पहले इस किताब के बारे में आपको कुछ बता तो दूँ, अशफाक उल्लाह खान के बारे में कुछ बता तो दूँ। तो बात करते हैं अशफाक उल्लाह खान की। इनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर 1900 को और जगह का नाम था शाहजहांपुर, जो आज के उत्तर प्रदेश में। इनकी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी उसके बहुत से लोग ब्रिटिश सरकार की ही पुलिस में काम किया करते थे, तो ओवरऑल ये एक वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते थे। ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे और बचपन में एक बार इन्होंने अपने पिताजी से एक हदीस के बारे में पूछा। हदीस कुछ यूँ था कि जुल्म करना गुनाह है और जुल्म सहना भी गुनाह है, उतना ही बड़ा गुनाह है। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये बात सिर्फ मुस्लिम्स पर अप्लाई होती है। जवाब मिला कि कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जुल्म करना गुनाह है और जुल्म सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है, और हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ जुल्म करने वाले का क्या रिलीजन है और जुल्म सहने वाले का क्या रिलीजन है। हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। अशफाक ने पूछा तो क्या अंग्रेज़ों के जुल्म सहना, अंग्रेज़ों का जो जुल्म है वो सहना वो भी गुनाह है। जवाब मिला कि हाँ, बिल्कुल गुनाह है और इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ से अशफाक ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद बनाया अंग्रेज़ों के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। उस ज़माने में एक रिवॉल्यूशनरी पार्टी हुआ करती थी जिसके एक लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल। ये बेसिकली एक सीक्रेट सोसाइटी थी, वैसे ही सीक्रेट सोसाइटी जैसा ऑर्गेनाइजेशन था, और इसके जो मेंबर्स थे वो सब भी सीक्रेट ही थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ जो थे वो रिवॉल्यूशनरीज़ के सख्त खिलाफ थे। जब अशफाक राम प्रसाद बिस्मिल से मिले, उन्हें ज्वाइन किया, तो बहुत से लोगों को ये अटपटा लगा। राम प्रसाद अपने आप को एक कट्टर आर्य समाजी मानते थे और अशफाक ठहरे एक मुस्लिम। लेकिन राम प्रसाद खुद लिखते हैं कि उनकी और अशफाक की जो दोस्ती थी वो इतनी गहरी थी कि पहले वो 3 साल बड़ा होने के नाते अपने आप को अशफाक का बड़ा भाई मानते थे, लेकिन बाद में वो बराबरी के दोस्त हो गए। अशफाक भी राम प्रसाद बिस्मिल को सिर्फ राम कहा करते थे और सुनने वालों को अशफाक के मुंह से राम सुनना भी अजीब लगता था क्योंकि वो मुस्लिम थे और बोल रहे हैं राम।
खैर जैसे जैसे वक्त बीता रिवॉल्यूशनरी पार्टी भी एक्शन में आने लगी। लोगों को मोबिलाइज करने के लिए एनोनिमस लेटर्स और लेख पब्लिश हुआ करते थे जो रिवॉल्यूशन की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने की बेसिकली एक कोशिश थी। बट सिंस ये ऑर्गेनाइजेशन एक सीक्रेट सोसाइटी था, इसमें कोई डोनेट तो करता नहीं था, तो इसमें पैसे की बहुत कमी थी और इसलिए अपनी बात को आगे बढ़ाना भी एक चैलेंज था। थोड़े टाइम बाद जो मेंबर्स, इस पार्टी के जो मेंबर्स अपना सब कुछ छोड़ के ये पार्टी ज्वाइन करने आ गए थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। उनके पास ना कपड़े थे, ना खाना था, ना कुछ। और सरवाइव करने के लिए इस पार्टी ने कभी कभी ऐसे लोगों को लूटा जो अंग्रेज़ों का साथ दिया करते थे इंडियंस, लेकिन अंग्रेज़ों का साथ दिया करते थे। तो ऐसा लेकिन अब ये पार्टी करना नहीं चाहती थी। अशफाक इसके खिलाफ थे और रामप्रसाद बिस्मिल को भी लगा कि हमें हमारे ही देश के लोगों को लूटना नहीं चाहिए, भले वो कुछ भी करते हो, कैसे भी हो। तो यहाँ से शुरुआत हुई काकोरी कॉन्स्पिरेसी की। दरअसल रामप्रसाद बिस्मिल ने एक ट्रेन जर्नी के दौरान यह देखा था कि टिकट कलेक्टर सारा पैसा कलेक्ट करके एक लोहे के संदूक में डालता है और यह संदूक पूरी ट्रेन जर्नी के दौरान ट्रेन में ही रहता है। तो प्लान यह हुआ कि इस संदूक को काकोरी के पास लूट लिया जाएगा। इसके लिए अशफाक को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि ट्रेन की चेन आपको खींचनी है। और फिर आया 9 अगस्त 1925 जब रिवॉल्यूशनरी पार्टी के 10 मेंबर्स इस प्लान को अंजाम देने के लिए रेडी थे। चंद्रशेखर आज़ाद वो अपने साथियों के साथ शाहजहांपुर से ट्रेन पर चढ़े। अशफाक और उनके साथी भी ट्रेन की चेन खींचने के लिए रेडी थे, जो उन्होंने काकोरी से कुछ दूरी पर खींच दी। ट्रेन भी रुक गई। सारे रिवॉल्यूशनरीज ट्रेन के बाहर आ गए। उनके पास बंदूकें भी थीं और सारे यात्रियों को कहा गया कि किसी भी यात्री को कोई नुकसान नहीं होगा, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें। लेकिन यात्री घबरा गए क्योंकि उनको लगा कि ये डकैत हैं, लुटेरे हैं और ये पूरी ट्रेन को लूटने आए हैं। इसी सब के दौरान अनफॉर्चुनेटली एक रिवॉल्यूशनरी ने एक पैसेंजर को गोली मार दी क्योंकि वो दूसरे डब्बे की ओर भाग रहा था। खैर उनका जो मेन काम था, रिवॉल्यूशनरीज का जो मेन काम था और जो मेन एम था, वो वही लोहे का संदूक था जिस पर कब्जा कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार के सिपाही जो संदूक की हिफाजत करने के लिए ट्रेन में थे, वो कुछ भी नहीं कर पाए और फिर उस संदूक को खोला गया। उसमें से कुल 8,600 रुपये निकालकर गठरी में बांध के ये 10 रिवॉल्यूशनरीज लखनऊ की तरफ भाग गए। इस पैसे से रिवॉल्यूशनरी पार्टी पर जो कर्जा था उसे चुकाया गया और पार्टी को एक्सपांड करने की कोशिश की गई। इधर ब्रिटिश सरकार हैरान थी क्योंकि डकैती बाकियों से अलग थी। यूजुअली डकैत यात्रियों को लूटते हैं और सरकारी खजाने को ऐसे कैसे ही छोड़ देते हैं। इसलिए ब्रिटिश ये समझ नहीं पा रहे थे कि डाकुओं ने सिर्फ सरकारी पैसा क्यों लूटा। चारों तरफ ये घटना काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी और पुलिस भी एक्शन में आ गई। पुलिस को शहर में डकैती के नोट भी मिले, जिससे पुलिस और ज़्यादा सतर्क हो गई क्योंकि उनको लगा कि डकैत इस शहर में ही हैं। फाइनली कुछ महीनों बाद 1926 में रामप्रसाद बिस्मिल को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार को अभी भी तलाश थी चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाक उल्लाह खान की। अशफाक भी पुलिस से बचते बचाते नेपाल पहुंच गए, फिर वापस कुछ टाइम में वहाँ से वापस भी आ गए। अलग अलग शहरों में रुकने के बाद आखिरकार किसी एक जानने वाले की टिप के थ्रू पुलिस ने अशफाक को भी अरेस्ट कर लिया। इसी ग्रुप के एक मेंबर बनवारी लाल ने इनके अगेंस्ट बयान दिया और सरकारी गवाह बन गया। अब जाहिर है सरकारी गवाह बनने पर सरकार माफ़ कर देती है, सज़ा कम कर देती है और इस केस को तो ब्रिटिश सरकार एक एग्जाम्पल बनाना चाहती थी ताकि और कोई आगे चल के सरकारी खजाना लूटने की हिम्मत ना करे। इसके लिए जो मेन कल्प्रिट्स थे उनको फांसी की सज़ा देने की तैयारी थी। इसी के चलते अशफाक के जो वकील थे कृपाशंकर हजेला ने उन्हें सरकार से माफ़ी मांगने का सजेशन दिया। अशफाक को यह सुनकर डिसअपॉइंटमेंट या कहें निराशा हुई।
उनके वकील कृपाशंकर ने बाद में लिखा कि अशफाक का जवाब सुनने के बाद उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई। उनको उनकी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर को माफ़ी मांगने का सुझाव दे दिया जो वतन पे कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और इसे अपना सबसे बड़ा ऑनर एंड अचीवमेंट मानते हैं। ऐसे किसी फ्रीडम फाइटर को मैंने माफ़ी मांगने का सजेशन दे दिया। ये सोचकर कृपाशंकर काफ़ी शर्मिंदा हुए बाद में। फाइनली ब्रिटिश कोर्ट ने अशफाक को अलग अलग केसेस में फ्रेम करके 5 सज़ाएं सुनाई। 2 केसेस में फांसी की सज़ा और 3 में काला पानी की सज़ा। अशफाक ने यह सुनकर जज साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इससे कम सज़ा होना उनकी तौहीन होती। अपने आखिरी के दिनों में अशफाक ने उनकी माँ को लेटर्स लिखे और उनके परिवार में आगे आने वाले जो बच्चे थे उनके लिए भी कुछ लिखा। उनको बताया कि उन्हें अशफाक के किस्से सुनने को मिला करेंगे और ये सब बातें उन्होंने उन लेटर्स में लिखी। राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और ब्रिटिश सरकार ने इस केस में अशफाक को राम प्रसाद बिस्मिल का राइट हैंड मैन करार दिया था। इस पर राम प्रसाद ने लिखा था कि भगवान ने उनकी सुन ली और उनकी इच्छा पूरी हुई, क्योंकि एक कट्टर आर्य समाजी का दाहिना हाथ अगर एक पक्का मुसलमान हो सकता है तो अब किसी को यह कहने का साहस नहीं होना चाहिए कि दूसरे धर्म वालों पर विश्वास मत करो। ये कहना था राम प्रसाद बिस्मिल का। आखिरकार 19 दिसंबर 1927 वो तारीख आ चुकी थी जिस दिन अशफाक को फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई थी। उन्होंने उस दिन रोज़ की तरह पहले नमाज़ पढ़ी, फिर कुरान भी पढ़ा। उनके चेहरे पर मौत के खौफ का ज़रा भी भाव नहीं था, बल्कि एक हल्की सी मुस्कान थी। खुदा का नाम लेते हुए फांसी के तख्ते पर पहुँचे और बड़ी शान से फांसी के फंदे को चूमा और अपने गले में उसे डाल लिया। ब्रिटिश सरकार के हिसाब से उन्होंने ट्रेन में डकैती की थी और अशफाक चूंकि शायरी का शौक़ रखते थे, उन्होंने ये कहा भी था कि कहाँ गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत। कहाँ गया कोहिनूर हीरा, किधर गई हाय मेरी दौलत। वो सब का सब लूट कर हम ही को डाकू बता रहे हैं। ये लिखा था अशफाक ने। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसी तरह और भी किताबों के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर मेरी रिकमेंडेड बुक्स देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर किसी और किताब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।